अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फैज़ मुश्ताक यूट्यूब अकेडमी चैनल। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, करंट अफेयर्स की नई वीडियो के साथ आप तमाम लोगों को खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम पिछले हफ्ते में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इकोनॉमिक, इसके अलावा जियो पॉलिटिकल और पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट्स हुई हैं पूरी दुनिया भर में, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। ना सिर्फ उन क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे बल्कि उसके पीछे बैकग्राउंड को भी स्टडी करेंगे, ताकि आपकी करंट अफेयर्स के पोर्शन की जो तैयारी है वो बेहतरीन हो। और इंटरव्यू भी अगर आप तैयार कर रहे हैं किसी भी जॉब का, तो उसमें भी अगर इस किस्म का कोई भी नेशनल या इंटरनेशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप उसको बेहतर अंदाज में बयान कर सकें। इससे पहले मैंने प्रीवियस वीक के करंट अफेयर्स की वीडियो भी अपने चैनल के ऊपर अपलोड की थी। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो सीरीज है करंट अफेयर्स के लिए। वो तमाम लोग जो कि CSS, PMS, FIA, पंजाब पुलिस कमीशन, फेडरल पुलिस कमीशन या गवर्नमेंट की किसी भी जॉब के ऊपर अप्लाई किए हुए हैं और टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स का पोर्शन पोर्शन क्रिटिकल होता है, तो वो तमाम लोग इंशाल्लाह इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फायदा उठाएंगे। और अगर आप इसको साथ साथ तैयार करेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे, तो इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट करके अपना राय का इजहार भी किया करें, ताकि हमें मोटिवेशन ये रहे कि हमने आप लोगों के लिए बेहतरीन कंटेंट जो है वो यूट्यूब के ऊपर लेके आना है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये 26 मार्च से लेके 1 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स हैं जो कि हमने इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में स्टडी करने हैं। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज ज्वाइंट ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कुछ कंट्रीज शामिल हैं, और इसके अंदर एक ब्रिक्स के अंदर एक न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका एक झेली इदारा है। रिसेंटली उसे एक कंट्री ने ज्वाइन किया है, तो वो कौन सा कंट्री है? तो वो इजिप्ट है। मिस्र ने रिसेंटली न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन किया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये 2014 में स्टैब्लिश हुआ था ब्रिक्स कंट्रीज की तरफ से। और छठा ब्रिक्स जो समिट हुआ था, छठा ब्रिक्स का जो इजलास हुआ था, उस इजलास के अंदर न्यू डेवलपमेंट बैंक स्टैब्लिश किया गया था। ब्रिक्स में जो कंट्रीज शामिल है उनके अंदर ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, और बाद में साउथ अफ्रीका आया था। इनिशियली ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी ये ब्रिक कहलाती थी, लेकिन बाद में 2010 में साउथ अफ्रीका भी इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर शामिल हो गया था। जो नेशनल डेवलपमेंट बैंक है, इसके जो इस वक्त की मौजूदा हेड हैं वो एक्स ब्राजीलियन प्रेसिडेंट हैं, डिल्मा रूसेफ। तो ये भी आपने याद करना है कि एक्स प्रेसिडेंट जो ब्राजील की हैं, डिल्मा रूसेफ, वो करंटली हेड कर रही हैं नेशनल डेवलपमेंट बैंक को। और नेशनल डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो चाइना शंघाई के अंदर वाक़ है। और जो ब्रिक्स है ये साल 2009 के अंदर वजूद में आई थी, और इसका पहला जो इजलास है ये 16 जून साल 2009 को हुआ था। और मौजूदा जो इसका इजलास हुआ है वो 14वां समिट था, जो कि 24 जुलाई साल 2022 को हुआ है। साउथ अफ्रीका ने, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि ब्रिक्स को बाद में ज्वाइन किया था 24 दिसंबर 2010 को। तो इनिशियली जो इस ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट जो था वो मुआशी जो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन है उसके ऊपर था, लेकिन अब ये एक जियो पॉलिटिकल ब्लॉक बन चुका है। और ये ब्रिक्स के जितने भी कंट्रीज हैं वो एक साथ मिल के जो है वो अपना स्टांस देते हैं मुख्तलिफ पोलिटिकल इशूज के ऊपर। तो ब्रिक्स के मुतल्लिक इस स्लाइड के अंदर आपको पूरी कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर दी गई है, और इन सारी चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, तो आपका ये पोर्शन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद है, व्हेन डिड सेकेंड डेमोक्रेसी समिट हेल्ड। लास्ट वीक के अंदर एक बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट हुई वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से मुनक्किद करता एक वर्चुअल समिट था, जो कि सेकेंड डेमोक्रेसी समिट था। दूसरा डेमोक्रेसी के ऊपर एक इजलास था जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर हुआ, और ये 29 से लेकर 30 मार्च तक हुआ था। जो पहला समिट है वो पिछले साल हुआ था 9 अक्टूबर 2021 को, और जो दूसरा इजलास है वो 29-30 मार्च 2022 को हुआ है। पाकिस्तान ने इस वर्चुअल जो समिट है उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक करंट अफेयर के हवाले से इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, क्योंकि ये जो वर्चुअल समिट था इसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ताइवान को इनवाइट किया हुआ था और चाइना को इनवाइट नहीं किया था। और जैसा कि हम जानते हैं कि ताइवान और चाइना के आपस के अंदर इख्तलाफात हैं, और चाइना ने रिसेंटली पिछले वीक में ही पाकिस्तान का $2 बिलियन रोल ओवर किया है। और उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर दबाव था कि वो किस तरीके से एक ऐसे प्लेटफॉर्म में जाके पार्टिसिपेट करता है जहां पे चाइना को इनवाइट नहीं किया गया, और चाइना को काउंटर करने के लिए ताइवान को वहां पे इनवाइट किया गया यूएसए की तरफ से। तो पाकिस्तान ने इनिशियली ये ऐलान किया था कि ये जाएंगे समिट में, लेकिन 29 मार्च को ही जो फॉरेन ऑफिस की तरफ से प्रेस रिलीज जारी की गई थी उसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान इस वर्चुअल समिट में शिरकत नहीं करेगा।
जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, जिन्होंने लास्ट वीक कनाडा का विजिट किया था, उन्होंने 690 मिलियन यूएस डॉलर अनाउंस किए हैं इस वर्चुअल समिट के अंदर दुनिया भर की डेमोक्रेसीज के लिए। बेसिकली ये उनकी इन्वेस्टमेंट होती है जिससे वो दुनिया भर के जो ममालिक हैं उनके ऊपर अपना जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ाते हैं। और इस वर्चुअल समिट को यूएसए के साथ साथ कोस्टारिका, जैम्बिया, नेदरलैंड और साउथ कोरिया ने भी होस्ट किया था। और इसके अंदर जो है तो पूरी दुनिया के तकरीबन 120 जो कंट्रीज हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। लास्ट वीक के अंदर जो इंटेल ऑर्गेनाइजेशन है, कॉरपोरेशन है, उसके जो को फाउंडर है उनकी डेथ हुई है। और उनका जो नाम है वो पेपर में पूछा जा सकता है, तो वो गोल्डन मोरे हैं। और इनकी एज 94 ईयर्स थी और 24 मार्च को को फाउंडर ऑफ इंटेल की डेथ हुई थी। तो बेसिकली इस स्लाइड के अंदर हमने जो डेमोक्रेसी समिट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने मुनक्किद किया उसको डिस्कस किया, और उसमें चाइना, तुर्की, पाकिस्तान और ताइवान के रोल को स्टडी किया। और पहला समिट कब हुआ, दूसरा समिट कब हुआ, पाकिस्तान का इसके ऊपर क्या स्टांस है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कितनी इन्वेस्टमेंट की है अपना असर रसूख बढ़ाने के लिए, ये तमाम चीजें हमने इस स्लाइड के अंदर डिस्कस की हैं। उसके बाद नेशनल लेवल के ऊपर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो हम स्टडी करते हैं। हु इज चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल। जो पाकिस्तान की एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल है उसके मौजूदा चेयरमैन डॉक्टर गुलाम मोहम्मद अली हैं, ये आपने याद करना है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन आजकल खबरों के अंदर है क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अपने 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग करने जा रहा है। इसलिए हमें पीआईए के हवाले से भी चीज़ें कवर करनी है। तो पीआईए के जो करंट सीईओ हैं वो आमिर हयात हैं, और जो करंट डायरेक्टर जनरल हैं सिविल एविएशन अथॉरिटी के वो खाकान मुर्तजा साहब हैं। ठीक है। उसके बाद हु इज न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। पिछले वीक के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सोमोटो चल रहा है इलेक्शन को लेके पंजाब और केपीके के अंदर, उसके ऊपर जो पिछले अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से वो रिजाइन करके और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील बन गए। और जो नए अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर हुए हैं उनका नाम मंसूर उस्मान है, इससे पहले इरफान कादर थे। हुआ शेयर होल्डर्स ऑफ रेकोदिक प्रोजेक्ट। रेकोदिक प्रोजेक्ट जो कि बलूचिस्तान के अंदर एक गोल्ड माइन प्रोजेक्ट है, इसके कौन कौन से शेयर होल्डर्स हैं। तो 50% इसके जो शेयर हैं वो बैरिक गोल्ड कॉरपोरेशन के पास हैं जो कि कनाडा की एक कॉरपोरेशन है। जबकि 25% जो है वो फेडरल स्टेट एंटरप्राइजेस के पास हैं, और 25% जो इसके शेयर्स हैं वो बलूचिस्तान के पास हैं। रेकोदिक का सीईओ कौन है, तो इसके जो करंट सीईओ हैं उनका नाम है डेनिस मार्क ब्रिस्टो। ठीक है, जो बैरिक गोल्ड कॉरपोरेशन कनाडा की है उसके जो सीईओ है इस प्रोजेक्ट के, उसका नाम डेनिस मार्क ब्रिस्टो है। उसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ पे है कि जो ईसीसी है उन्होंने अप्रूव किए थे 72 बिलियन रुपीस फॉर पेमेंट ऑफ बलूचिस्तान गवर्नमेंट ऑब्लिगेशंस ऑन 27 मार्च। रेकोदिक प्रोजेक्ट को लेके ईसीसी कमेटी का जो इजलास हुआ था पिछले हफ्ते में वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार की जेर क़यादत, उसके अंदर 72 बिलियन रुपीस की मंजूरी दी गई है बलूचिस्तान गवर्नमेंट के लिए। और ये कब हुई है, ये 27 मार्च को हुई है। उसके बाद व्हेन डिड पाकिस्तान रिमूव फ्रॉम यूरोपीय यूनियन रिस्क लिस्ट। पिछले वीक में एक और बहुत इंपॉर्टेंट खबर है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान को यूरोपीय यूनियन की रिस्क लिस्ट से आखिरकार रिमूव कर दिया गया है। और ये कब रिमूव हुआ, पाकिस्तान 29 मार्च 2023 को रिमूव किया गया है। और पाकिस्तान को प्लेस कब किया गया था ईयू की रिस्क लिस्ट में, वो भी जानना जरूरी है। तो अक्टूबर 22 साल 2018 में। तो लगभग ये तकरीबन 4.5 साल बाद पाकिस्तान को यूरोपीय यूनियन की रिस्क लिस्ट से रिमूव कर दिया गया है। नई जो चीफ जस्टिस ऑफ पिशावर हाई कोर्ट हैं वो जस्टिस मुसर्रत हिलाली हैं, जो कि आजकल खबरों में हैं। और जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने वकला तहरीक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इसमें इनके ऊपर तशद्दुद भी किया गया था और इनकी एक टांग भी फ्रैक्चर हो गई थी। और जब ये वकला बहाली तहरीक चली थी मुशर्रफ दौर के अंदर, फिर बाद में इन्हें फर्स्ट ओम्बस्ट पर्सन मुकर्रर किया गया था साल 2010 में। चूंकि एक एक्ट पास हुआ था जो कि वुमेन हिरासमेंट के अगेंस्ट था साल 2010 में, उस एक्ट के तहत जो पहली ओम्बस्ट पर्सन मुकर्रर हुई थी उनका नाम भी जस्टिस मुसर्रत हिलाली है। ये मैंने एक्ट भी यहाँ पे लिख दिया है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन अंडर वर्क प्लेस एक्ट साल 2010। और जस्टिस सैयदा ताहिरा सफदर इससे पहले चीफ जस्टिस रह चुके हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट की साल 2018 में। तो उसके बाद ये दूसरी खातून बन गई हैं जो कि फीमेल हैं, और उन्होंने किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर अपने ओहदे का हल्फ उठाया है। और ये 1 अप्रैल 2030 को जो जस्टिस रूहुल अमीन हैं उनके रिटायरमेंट के बाद ये इस ओहदे के ऊपर पहुंची हैं।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जी, व्हेन डिड चाइना एंड होंडुरास एस्टैब्लिश टाइज। पिछले वीक में चाइना ने भी कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स की हैं अपने सिफारती ताल्लुकात को लेके। तो चाइना और होंडुरास जो एक कंट्री है लैटिन अमेरिका का, उनके दरमियान बाकायदा सिफारती जो ताल्लुकात हैं वो कायम हो गए हैं, और ये हुए हैं 26 मार्च 2023 को। और ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है ताइवान के लिए। ये कैसे है ये अभी हम देखते हैं। ताइवान जो कि चाइना, मेनलैंड चाइना के साथ मौजूद है, थोड़ा सा आगे समुंदर पार करके, यानी यहाँ पे आपका चाइना है, फिर यहाँ पे जो है वो ताइवान है, जिसका जो दारुल हुकूमत है वो ताइपी है। और मेनलैंड चाइना का ये मानना है कि ये हमारा हिस्सा है, जबकि ताइवान अपने आप को चाइना से अलग कंसिडर करता है। तो होंडुरास और चाइना के दरमियान बाकायदा सिफारती ताल्लुकात कायम हुए हैं 26 मार्च 2023 को। चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मौजूदा, उनका नाम किंग गैंग है। और ताइवान ने इसके ऊपर जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, क्योंकि पहले होंडुरास और ताइवान के ताल्लुकात बड़े अच्छे थे, लेकिन मौजूदा सिफारती ताल्लुकात के बाद होंडुरास के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने चाइना के मौक़िफ़ को अपनाया है। यानी उन्होंने बाकायदा जो कॉन्फ्रेंस के अंदर, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस बात का यकीन दिलवाया है कि हम चाइना का जो स्टांस है, उसकी जो जियो पॉलिटिकल जो हदूद हैं, हम उसका एहतराम करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है ताइवान के लिए। जो करंट प्रेसिडेंट है ताइवान को, नाम उनका नाम त्साई इंग वेन है। और पिछले दिनों ताइवान के एक फॉर्मर जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने विजिट किया है मेनलैंड चाइना का, और ये पहले ऐसे लीडर हैं ताइवान के जिन्होंने चाइना का विजिट किया है। और उनका नाम है मे यंग जू। इन्होंने 27 मार्च 2023 को शंघाई में ये आए थे, और इन्होंने मेनलैंड चाइना का विजिट किया था। 1949 में जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आया था, उस कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के बाद ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि ताइवान की सरजमीन का कोई इतना बड़ा लीडर चाइना के दौरे के ऊपर मौजूद है। उसके अलावा चाइना, जैसे हमें पता है कि दुनिया भर के जितने भी ममालिक हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है, अपनी पोजीशन बेहतर करता है इकोनॉमिकली और जियोपॉलिटिकली। तो पिछले दिनों एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसके अंदर चाइना की बेल आउट स्ट्रैटेजी को डिस्क्लोज किया गया है, जिस रिपोर्ट के अंदर ये बात बताई गई है कि चाइना ने 240 बिलियन यूएस डॉलर लगाए हैं 22 ममालिक के ऊपर। यानी वो 22 ममालिक जहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे, वहां पर चाइना ने 240 बिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है। ये एक इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है कि इतनी बड़ी बेल आउट पैकेजेस मिलने के बाद ये ममालिक मजबूर हो जाते हैं अपनी कोई भी पॉलिसी बनाने के लिए। जैसे पिछले दिनों सेकंड डेमोक्रेसी समिट हुआ है, तो उसके अंदर पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट करना था, लेकिन पाकिस्तान पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, जिसकी मेन रीजन यही है कि चाइना ने 2 बिलियन यूएस डॉलर रोल आउट किया है हमारा लास्ट वीक के अंदर, और अभी हमने आईएमएफ के साथ डील करनी है, जो कि उसके लिए बड़ा जरूरी था। तो चाइना अपनी इकोनॉमिक की पॉलिसीज की वजह से पूरी दुनिया के मुख्तलिफ जो ममालिक है उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करके अमेरिका के खिलाफ जो अपनी पोजीशन है उसको स्ट्रॉन्ग कर रहा है, उसको मजबूत कर रहा है। और पिछले दिनों एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि चाइना ने पहली एक ट्रेड की है, तिजारत की है, जो कि डॉलर के अंदर नहीं हुई बल्कि उनकी अपनी लोकल करेंसी युआन के अंदर हुई है। तो जो फर्स्ट युआन सेटल ट्रेड हुई है वो किन दो ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान हुई है? वो CNOOC, ये चाइना की एक ऑयल कंपनी है, उसके दरमियान, और फ्रांस की एक ऑयल कंपनी है टोटल एनर्जीज, उनके दरमियान ये एक LNG सेटल ट्रेड थी जो कि 28 मार्च 2023 को हुई है। तो क्वेश्चन पेपर के अंदर ये पूछा जा सकता है कि जो पहली युआन सेटल ट्रेड हुई है चाइना और फ्रांस के दरमियान, वो कब हुई है? तो वो 28 मार्च 2023 को हुई है। और उसमें CNOOC चाइना की तरफ से पार्टिसिपेंट कंपनी है, और फ्रांस की तरफ से टोटल एनर्जीज है। इनके दरमियान LNG ये ट्रेड हुई है जो कि युआन के अंदर हुई है। इससे पहले किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और चाइना के दरमियान भी ये मुज़ाकरात चल रहे हैं कि जो ट्रेड होनी चाहिए वो युआन के अंदर होनी चाहिए, डॉलर के अंदर नहीं होनी चाहिए। और इसी में एक जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई थी लास्ट वीक में, वो ये हुई थी कि सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बहाल करवाए थे चाइना ने। तो चाइना दुनिया भर के अंदर जो अपनी पोजीशन है उसको मजबूत कर रहा है। हाउ मेनी कंट्रीज हैव डिप्लोमेटिक टाइज विद ताइवान? चूंकि पिछली स्लाइड के अंदर हमने ये डिस्कस किया है कि ताइवान के होंडुरास के साथ पहले ताल्लुकात थे, लेकिन वो चाइना और उसके दरमियान जो सफारती ताल्लुकात कायम हुए हैं तो ताइवान को धचका लगा है। तो हमें ये भी जानना जरूरी है कि ताइवान के दुनिया के कितने ममालिक के साथ सफारती ताल्लुकात कायम हैं। तो दुनिया में 12 ऐसी रियासतें हैं जिनके साथ ताइवान के डिप्लोमेटिक टाइज मौजूद हैं, जिसके अंदर 6 जो हैं वो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं, 4 पैसिफिक आइलैंड्स की कंट्रीज हैं, एक एस्वेतनी है, और दूसरा जो है वो पैरागवे है। तो ये टोटल 12 कंट्रीज बन जाते हैं जिनके ताइवान के साथ जो है वो डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हैं। हु इज करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ होंडुरास? होंडुरास के करंट फॉरेन मिनिस्टर कौन है? तो वो एडवार्डो रेन है, जिन्होंने मुलाकात की थी किंग गैंग के साथ, जो कि चाइना के मौजूदा फॉरेन मिनिस्टर हैं। व्हेन डिड राहुल गांधी लॉस्ट हिज सीट? जैसे पाकिस्तान के अंदर एक दूसरे को नाअहल करने की पॉलिटिक्स चलती है,
पीटीआई का ये कोशिश है कि किसी तरीके से नून लीग को नाअहल करार दिया जाए, नून लीग की ये कोशिश है कि पीटीआई को नाअहल करार दिया जाए, उनके लीडर्स को, इवन जमात को। जैसा कि आज फवाद चौधरी ने भी एक बयान में ये कहा है कि हम ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को किसी तरीके से इसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। तो वैसे ही इंडिया के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के दरमियान एक पॉलिटिकल जो हसल है वो हमें देखने में नजर आती है। और पिछले दिनों राहुल गांधी को उनकी जो सीट है उससे डिसक्वालीफाई कर दिया गया है। और ये कब हुए हैं? 24 मार्च 2023 को हुए हैं राहुल गांधी, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। और इसकी वजह ये बनी है कि 2019 की जो इलेक्शन मुहिम थी उसके दौरान इन्होंने एक कमेंट पास किया था। बेसिकली उस कमेंट के अंदर उन्होंने ये कहा था कि हर चोर मोदी ही क्यों होता है। तो बस इतनी सी उन्होंने बात की थी जिसमें उनका इशारा नरेंद्र मोदी की तरफ था, लेकिन फिर मोदी कम्युनिटी ने केस फाइल किया था, फिर केस चलता रहा और उसके बाद इन्हें इतनी छोटी सी बात के ऊपर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अनफॉर्चुनेटली ये दुनिया भर के अंदर ऐसी चीजें चलती रहती हैं जिसमें अपने जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स होते हैं उनका मैदान में मुकाबला करने के बजाय इस किस्म की चीजों का सहारा लिया जाता है। उसके बाद जैसे पीछे मैंने बताया आपको कि चाइना ने $2 बिलियन पाकिस्तान के रोल आउट कर दिए हैं। ये कब हुए हैं? 31 मार्च 2023 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेट। और ये जो अमाउंट है ये भी आपने याद रखनी है, क्योंकि पाकिस्तान की आईएमएफ के साथ एक डील होने जा रही है। और आईएमएफ का हमारे ऊपर ये दबाव है कि पहले हमने जो दोस्त ममालिक है जिसमें चाइना, यूएई, सऊदी अरेबिया शामिल है, उनसे अपने लिए पैकेजेस ओके करवाने हैं। जब ये पैकेजेस कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर जो है वो स्टाफ लेवल मुआहदा जो है वो आईएमएफ और पाकिस्तान के दरमियान होगा। विच इज द वर्ल्ड्स वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक एक्सचेंज। अब पाकिस्तान की इकोनॉमी तो बड़ी बदतरीन है, लेकिन दुनिया की इस वक्त कौन सी बदतरीन परफॉर्मर स्टॉक एक्सचेंज है? तो ये एजाज भी हमें हासिल है, और वो पीएसएक्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि 21% डिक्लाइन देखने में आ रहा है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का। और ये इस वक्त जो है वो वर्ल्ड्स वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक एक्सचेंज है। हु इज द फर्स्ट एक्स यूएस प्रेसिडेंट टू फेस क्रिमिनल चार्जेस? पहले एक्स प्रेसिडेंट कौन से हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगने वाले हैं? तो वो डोनाल्ड जे ट्रंप हैं, जिन्होंने साल 2016 में एक कोई खातून थी, अमेरिकन खातून थी, उनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल जो है वो ताल्लुकात कायम किए थे। और उन ताल्लुकात के पैसे उन्होंने उन्हें अता किए थे, लेकिन उन्हें जो है वो अपने टैक्स रिटर्न के अंदर छुपाया था, झूठ बोला था, जिसके ऊपर एक केस चला। और रिसेंटली ये यूएसए की जो पॉलिटिक्स है और यूएसए का जो मीडिया है वो इस खबर के ऊपर काफी बोल रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से एक्स प्रेसिडेंट हैं। तो वो डोनाल्ड जे ट्रंप हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि डोनाल्ड जे ट्रंप ने खुद को साल 2024 के लिए जो है वो कैंडिडेट भी बनाया हुआ है। जो सदारती इंतखाबात होंगे साल 2024 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जो बाइडन जो हैं वो ताल्लुक रखते हैं डेमोक्रेट्स के साथ, और डोनाल्ड जे ट्रंप जो है वो रिपब्लिकन से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन डोनाल्ड जे ट्रंप जब प्रेसिडेंट थे यूएसए के, तो उस वक्त इनके जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो माइक पेंस थे। तो उधर से माइक पेंस भी उम्मीदवार हैं 2024 के सदारती इंतखाबात के लिए। तो देखें ये जो है वो फाइनली किसको टिकट मिलता है और किसको उम्मीदवार नामजद किया जाता है रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से। ताहम मौजूदा जो है वो डोनाल्ड जे ट्रंप क्राइसिस में चले गए हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक केस बन चुका है और उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस की प्रोसीडिंग्स बाकायदा चल रही हैं। हु इज करंट स्पोक्स वुमेन ऑफ नेटो? नेटो की मौजूदा तर्जमान कौन है? तो उनका नाम ओना लोगेस्को है। और हेड ऑफ आईएईए इस वक्त जो मौजूदा हेड ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो है उनके कौन से हैं? तो वो राफेल ग्रोसी हैं। हु इज द नेक्स्ट यूरोपियन स्टेट टू ज्वाइन नेटो? जो वीक गुजरा है, इस वीक के आखिरी दिन एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि जो फिनलैंड है, यूरोप का एक मुल्क है, उसको इशारा दे दिया है, तुर्की ने उसका अप्रूवल कर दिया है और वो बहुत जल्द जो है वो नेटो के अंदर शामिल हो जाएगा। और नेटो जो है वो अपनी पोजीशन स्ट्रांग करता जा रहा है रशिया के अगेंस्ट। ठीक है, तो जो नई स्टेट नेटो के साथ मिलने जा रही है वो फिनलैंड है। और नेटो के जो मौजूदा सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम जेंस स्टोल्टनबर्ग है। और नेटो का हेडक्वार्टर जो है वो ब्रसल्स में है। नेटो 4 अप्रैल 1949 को इस्टेब्लिश हुई थी। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसे कहते हैं। और इसकी जो लैंग्वेजेस हैं ऑफिशियल वो इंग्लिश और फ्रेंच हैं। इसके टोटल 30 मेंबर्स हैं। और 28 मेंबर जो हैं इसके यूरोप से हैं। एक यूरोपीय यूनियन भी इसका मेंबर है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी इसका मेंबर है। और इसके साथ साथ कनाडा भी इसका मेंबर है। उसके बाद है जी, व्हेन डिड नेतन्याहू फायर्ड हिज डिफेंस मिनिस्टर? इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगा कि इसराइल के अंदर इस वक्त मौजूदा सूरत बड़ी क्रिटिकल है जुडिशल रिफॉर्म्स को लेके। तो बेंजामिन नेतन्याहू जो इसराइल के मौजूदा वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने अपने ही डिफेंस मिनिस्टर को फायर कर दिया, अपने डिफेंस मिनिस्टर को फायर कर दिया है। वो डिफेंस मिनिस्टर का नाम है युआ गैलेंट। और इनको इन्होंने
कब फारिग किया है? 26 मार्च 2023 को, क्योंकि जुडिशल रिफॉर्म्स को लेके इस वक्त इसराइल के अंदर बड़े जबरदस्त किस्म के एहतजाज चल रहे हैं, जो कि इसराइल की तारीख में कभी भी नहीं देखे गए थे। और बेंजामिन नेतन्याहू जुडिशल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर जुडिशल रिफॉर्म्स की बात हो रही है, वैसे इसराइल के अंदर भी बात हो रही है। हु इज करंट प्रेसिडेंट ऑफ इसराइल? इसराइल के मौजूदा जो प्रेसिडेंट है उनका नाम इजाक हर्जोग है। और करंट फॉरेन मिनिस्टर जो इसराइल के हैं उनका नाम एली कोहन है। और व्हेन डिड इसराइल एंड यूएई साइन फ्री ट्रेड पैक्ट? पिछले दिनों यूएई और इसराइल के दरमियान एक फ्री ट्रेड पैक्ट भी मुआहदा साइन हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी ये मशरक वस्ता के अंदर इसराइल और यूएई के दरमियान, और ये मुआहदा 26 मार्च 2023 को साइन हुआ है। हु इज करंट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ इसराइल? तो इसराइल के जो करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनका नाम लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलीवी है। व्हेन डिड किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया अटैक्ड यमन? तो पिछले वीक में एनिवर्सरी थी जो है वो, जब सऊदी अरेबिया ने यमन के ऊपर जो अटैक किया था, उसके तकरीबन जो है वो कोई 7 साल 8 साल पूरे हो गए थे। और ये अटैक हुआ था मार्च 16 2015 में, सॉरी मार्च 26 2015 में सऊदी अरेबिया ने यमन के ऊपर हूसी बागियों के खिलाफ अटैक किया था। और सऊदी अरेबिया का मौकफ ये है कि हूसी बागियों को ईरान की सपोर्ट हासिल है, और इसी बात को लेकर ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो है वो ताल्लुकात इंतहाई ख़राब थे। और पिछले दिनों चाइना ने इन दोनों के दरमियान जो सर्द मोहरी है उसे पिघलाने की एक कोशिश की है। उसके बाद है जी, रिसेंटली किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया इज इन्वेस्टिंग ऑन न्यू सिटी नियोम। सऊदी अरेबिया विजन 2030 के तहत एक नया सिटी डेवलप कर रहा है जिसका नाम नियोम है। और इसके ऊपर सऊदी अरेबिया ने 500 बिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है ये। नियोम के मुतालिक शायद आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे ऑलरेडी। आईएमएफ बेल आउट पैकेज फॉर श्रीलंका, जो पिछले वीक आईएमएफ ने बेल आउट पैकेज दिया है श्रीलंका के लिए, वो 3 बिलियन यूएस डॉलर का था। पाकिस्तान के लिए जो बेल आउट पैकेज है वो 1.1 बिलियन यूएस डॉलर का है। और यूक्रेन के लिए जो बेल आउट पैकेज है वो 15.6 बिलियन यूएस डॉलर है 4 सालों के लिए। तो ये तीन ममालिक के साथ आईएमएफ की लेटेस्ट डील्स चल रही हैं। तो इन तीनों के लिए आपने इनको याद करना है। फिर उसके बाद है जी, आईएमएफ स्टैब्लिश कब हुआ था? तो आईएमएफ 27 दिसंबर 1945 को स्टैब्लिश हुआ था। और ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस एक हुई थी, उस कॉन्फ्रेंस के बाद आईएमएफ को बनाया गया था। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में है। करंट जो इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर है उनका नाम क्रिस्टलिना जॉर्जिविया है, ये ऑस्ट्रिया से ताल्लुक रखती हैं। और जो आईएमएफ पैसे देता है किसी भी मुल्क को, वो 5 करेंसीज में देता है। उन 5 करेंसीज को बास्केट ऑफ 5 करेंसीज कहते हैं। उन 5 करेंसीज में यूएसडी यानी यूएस डॉलर, यूरो, युआन, येन और पाउंड शामिल है। ये भी आपको पता होना चाहिए। हाउ मच कोस्ट लाइन ऑफ द वर्ल्ड इज अकाउंटेड बाय G20 कंट्रीज? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है G20। उन तमाम G20 कंट्रीज के जो ममालिक हैं वो मिलके दुनिया भर की जो ओवरऑल कोस्ट लाइन है उनका कितना परसेंट उनके पास है? तो ये 45% जो दुनिया भर की कोस्ट लाइन है, जो साहिल है, वो G20 कंट्रीज के पास मौजूद है। और उस 45% के अंदर जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो 21%, पूरी दुनिया का 21% जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो G20 कंट्रीज के पास है। G20 कंट्रीज के अंदर 19 ममालिक शामिल हैं और यूरोपीय यूनियन इसका रुकन है। और जो करंट इसके चेयरमैन है वो नरेंद्र मोदी हैं, जिनका ताल्लुक जो है वो भारत से है। करंटली इसका जो है वो 17वां समिट हुआ है, जो कि 15-16 नवंबर साल 2022 को इंडोनेशिया बाली के अंदर हुआ था। और जो इसका 18वां समिट है वो 9-10 सितंबर 2023 को होगा न्यू दिल्ली के अंदर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है G20 से रिलेटेड। याद रखिएगा कि जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन टेस्ट लेता है, उस टेस्ट के अंदर करंट अफेयर्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है। पीपीएससी की निस्बत कहीं ज्यादा वो डिटेल करंट अफेयर्स होते हैं। तो उसके लिए आपको डिटेल स्टडी करनी होती है इन तमाम चीजों की। तो इसलिए ये तमाम चीजें मैं फोकस कर रहा हूं एफआईए के ऊपर। तो तमाम चीजें जो है वो एफआईए से रिलेटेड हैं और पीपीएससी की तमाम जनरल जॉब्स के लिए। इंशाल्लाह अगर आप मेरी सीरीज को फॉलो करेंगे तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करने वाली है। तो 18वां समिट जो है वो 9-10 सितंबर 2023 को होने वाला है न्यू दिल्ली के अंदर। साइंटिस्ट उसके बाद जो करंट अफेयर्स का पोर्शन होता है ना, उसके अंदर स्पेस एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पाए जाते हैं, तो आपने उनके ऊपर भी नजर रखनी होती है। और पीएमएस का ये एक बहुत ही क्रिटिकल हिस्सा होता है पेपर का, जो जनरल नॉलेज का पेपर आता है पीएमएस का, उसके अंदर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। साइंटिस्ट फाइंड वाटर इनसाइड ग्लास बेड्स ऑन मून ऑन 27 मार्च। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई कि साइंसदानों ने जो है वो पानी तलाश कर लिया है ग्लास बेड्स में मून के अंदर। और ये 27 मार्च 2023 को इस चीज का ऐलान किया गया था। नासा का एक मिशन है वाइपर, जो कि जा रहा है मून के साउथ पोल के ऊपर पानी की तलाश के लिए अगले साल। ठीक है, तो कौन सा नासा का मिशन है जो कि जाना है चांद के ऊपर? उसका नाम है नासा वाइपर। और
वो चांद के साउथ पोल के ऊपर जाएगा पानी की तलाश करने के लिए। इसी तरीके से एक और मिशन है नासा का अर्टेमिस। ये मिशन प्लान कर रहा है कि इंसानों को दोबारा से चांद के ऊपर लेके जाया जाए, चूंकि हमें पता है कि आखिरी दफा जब इंसान चांद के ऊपर गया तो वो तब भी था जब नील आर्मस्ट्रांग गए थे। उसके बाद नहीं गया इंसान की दोबारा कोई भी इंसान चांद के ऊपर। तो अब दोबारा प्लान किया जा रहा है नासा की तरफ से, तो इसके लिए जो मिशन भेजा जाएगा उसका नाम है आर्टेमिस। और इसका ये प्लान है कि इंसानों को दोबारा से चांद के ऊपर लेके जाया जाए। उसके अलावा पिछले वीक रशिया का एक मिशन था जिसका नाम सुइज MS-22 कैप्सूल था, जो कि दोबारा रिटर्न हो गया है अर्थ को, जमीन के ऊपर दोबारा लैंड कर गया है। और ये लैंड हुआ है 28 मार्च 2023 को कजाकिस्तान में। और इसके लैंडिंग की वजह ये बनी है कि ये जब खला में मौजूद था तो इसका कूलेंट लीक हो गया था, और खला में इसका जो क्रू है वो एक्सचेंज किया गया है, और फिर ये खुद मिशन जो है वापस आ गया है। इसका नाम सुइज MS-22 कैप्सूल है, और ये कजाकिस्तान में इसने लैंडिंग की है अपनी। अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल एक फाउंड हुआ है, और ये अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल इतना बड़ा ब्लैक होल है कि इसका जो मास है वो सूरज के मास से 30 बिलियन टाइम्स ज्यादा है। 30 बिलियन टाइम्स मोर मैसिव देन सन ये अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल। रिसेंटली एक रिसर्च के अंदर जो है वो इसकी मौजूदगी का पता चलाया गया है। और किस टेक्निक से ये पता चला है, उस टेक्निक का नाम ग्रेविटेशनल लेंसिंग है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। हु इज चेयरमैन ऑफ हक दो तहरीक। एक वक्त इस वक्त गवादर में एक तहरीक चल रही है जिसके जो चेयरमैन है वो मौलाना हिदायतुर रहमान है, जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है, जो कि डिटेन्ड है, इस वक्त हिरासत के अंदर हैं। और वहां पर खवातीन और मर्द एहतजाज कर रहे हैं उनकी रिहाई के लिए। उनका नाम हिदायतुर रहमान है। हु इज करंट चेयरमैन ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसकी जो मौजूदा चेयरमैन है उनका नाम हिना जिलानी है। और व्हेन डिड एयर सियाल स्टार्टेड इट्स फ्लाइट ऑपरेशन टू किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। एयर सियाल जो सियालकोट के ट्रेडर्स ने मिलकर एक एयरलाइन बनाई थी, इसने अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया सऊदी अरेबिया के लिए। और ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है 29 मार्च को, और इसकी फ्लाइट जा रही है लाहौर से जद्दा के लिए। इरसा की मीटिंग हुई है। इरसा बेसिकली इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी है, और जो दरियाए सिंध से रिलेटेड ये अथॉरिटी बनाई गई है, जिसमें दरियाए सिंध के पानी की तकसीम के ऊपर बहस मुबाहिसा होता है कि खरीफ की फसलों के लिए और रबी की फसलों के लिए, यानी विंटर सीजन की क्रॉप्स के लिए और समर सीजन के क्रॉप्स के लिए पानी को तकसीम किया जाता है। उसके लिए पिछले वीक के अंदर इरसा की एक मीटिंग हुई है, और इस मीटिंग के अंदर ये चीज़ डिस्क्लोज की गई है कि इस साल पाकिस्तान में जो इंडस रिवर है इसमें 27 से लेकर 35% की वाटर शॉर्टेज हो सकती है। और सबसे ज्यादा जो वाटर शॉर्टेज है वो चश्मा बैराज से लेके जो कोटरी बैराज तक का एरिया बनता है, यानी जो आपका मियांवाली से लेके और नीचे सिंध तक का इलाका है, सबसे ज्यादा जो पानी की शॉर्टेज होने वाली है वो यहाँ पे होने वाली है। और ये जो शॉर्टेज है वो 27 से लेके 35% है। इरसा की मीटिंग के अंदर इस चीज को डिस्क्लोज किया गया है। पाकिस्तान के अंदर जितने भी प्रिजनर्स हैं और जितने प्रिजन्स मौजूद हैं, जेल खाना जात के हवाले से रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है। इस रिपोर्ट के ऊपर नजर दौड़ाते हैं, इसके मुताबिक पाकिस्तान में टोटल 116 जेल हैं। इन 116 जेलों में 88,650 कैदी मौजूद हैं, जबकि कैपेसिटी सिर्फ 65,168 कैदियों की है। यानी 65,168 कैदियों की कैपेसिटी पर हमने 88,650 कैदियों को रखा हुआ है। इन सारी जेलों के अंदर 193 मेडिकल ऑफिसर की सीटें हैं, जो कि कैदियों की सेहत के मुतालिक डॉक्टर्स जो होते हैं। और इन 193 सीटों में से जो लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई है उसके मुताबिक 105 सीटें वेकेंट है। यानी ये इस कदर सूरत हाल खराब है पाकिस्तान में जेल खाना जात को लेके। सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज CRSS, ये भी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, और ये एक इदारा है जो कि रिसर्च का और सिक्योरिटी स्टडीज के ऊपर काम करता है। इस रिपोर्ट में ज्यादातर जो है वो ब्लास्फेमी जो केसेस है उनका एनालिसिस किया गया है, यानी ये जो तौहीन मजहब का जो केस है इसके ऊपर इसके एनालिसिस इस रिपोर्ट में पब्लिश हुए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक 1947 से लेके 1990 तक टोटल 20 केसेस पाकिस्तान में ब्लास्फेमी से रिलेटेड रिपोर्ट हुए थे, जबकि 1990 से 2021 यानी पिछले 30 सालों में 701 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और ये इंक्रीज बनता है, 3,405% इजाफा देखने में आया ब्लास्फेमी केसेस के अंदर। ये आपको CSS और PMS का जो एसेज होते हैं या क्रिटिकल जो एनालिसिस आपने करना है कुछ पेपर्स के अंदर ऐसी चीजों के क्वेश्चन आते हैं, ये डाटा आपको वहां पे बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के अंदर भी, तो इसको काइंडली नोट कर लीजिएगा कि तकरीबन 3,405% का ये इजाफा हुआ है CRSS की इस रिपोर्ट के मुताबिक। जबकि 1947 से 1990 तक ब्लास्फेमी को लेके जो है वो लोगों की
की हलाकत हुई थी, और 1990 से 2021 तक पिछले 3 सालों में 3 के मुकाबले में 89 हलाकतें हो चुकी हैं, और ये इंक्रीज बनता है 2866% का। ब्लास्फेमी से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 295A है। इसको हम पढ़ते हैं। आर्टिकल 295A ये कहता है, डेलिब्रेट एंड मलिशियस एक्ट्स इंटेंडेड टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ एनी क्लास बाय इंसल्टिंग इट्स रिलीजन और रिलीजियस बिलीफ्स। जानबूझकर किसी भी क्लास के मजहबी अकायद को ठेस पहुंचाना, इसको डील करता है आर्टिकल 295A। और व्हेन डिड कल्लात गिवन टू पाकिस्तान? जो कल्लात है बलूचिस्तान का हिस्सा है, ये पाकिस्तान को कब मिला था? तो ये 28 मार्च 1948 को मिला था। और अहमद यार खान जो है उस वक्त कल्लात के रूलर थे जिन्होंने कल्लात को हैंड ओवर किया था पाकिस्तान से। वर्ल्ड्स मस्ट मोस्ट पोल्यूटेड सिटी, इस वक्त दुनिया का सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटी कौन सा है? तो नॉर्दर्न थाईलैंड के अंदर एक सिटी है चियांग मई, जो कि इस वक्त दुनिया का सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटी माना जाता है। अब आ जाते हैं रशिया के डेवलपमेंट्स के ऊपर। रशिया ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो अपने न्यूक्लियर टैक्टिकल आर्म्स को डिप्लॉय करेगा। किस मुल्क के अंदर? तो वो मुल्क होगा बेलारूस में। और बेलारूस में ये 1 अप्रैल से डिप्लॉय करने जा रहा है रशिया अपने न्यूक्लियर टैक्टिकल आर्म्स, और ये ऑपरेशनल हो जाएंगे टिल जुलाई। क्यों कर रहा है? नेटो से मुकाबला करने के लिए, और यूएस से और उसके इत्तेहादियों से मुकाबला करने के लिए। और व्हेन डिड रशिया डाउन द लॉन्ग रेंज रॉकेट सप्लाई बाय यूएसए टू यूक्रेन? पिछले दिनों यूएसए ने यूक्रेन को लॉन्ग रॉकेट रेंज रॉकेट की एक सप्लाई भेजी थी, जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सॉरी रशिया ने काउंटर किया है। तो ये वाकया पेश आया 28 मार्च साल 2023 को। जो टैंक प्रोवाइड किए गए हैं यूक्रेन को दुनिया की तरफ से, उनमें रिसेंटली जर्मनी ने टैंक्स प्रोवाइड किया। उन टैंकों का नाम है मॉडर्न लिपर टैंक, और जो यूके ने टैंक प्रोवाइड किए हैं वो हैं चैलेंजर बैटल टैंक। ठीक है। क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में बढ़ते हुए टेम्परेचर की वजह से तकरीबन 677 बिलियन मैन पार आवर्स जाया हो रहे हैं हीट की वजह से। यानी जो अफरादी कुवत काम करती है, जो मजदूर काम करते हैं पूरी दुनिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर या तमाम डेवलपमेंट्स के ऊपर, जाहिर है गर्मी उनको भी लगती है। तो उस गर्मी की वजह से 677 बिलियन मैन पार आवर्स जाया हो रहे हैं एक साल के अंदर क्लाइमेट चेंज की वजह से। मैंने पिछले करंट अफेयर्स की वीडियो में आपको बताया था कि सिर्फ इंडिया के अंदर 0.7 सेंटीग्रेड ऑन एवरेज जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज कर चुका है कार्बन इमिशन की वजह से और ओवरऑल क्लाइमेट चेंज की वजह से। इसके ऊपर क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, जो हमने लास्ट करंट अफेयर्स की वीडियो के अंदर डिस्कस की थी। न्यूयॉर्क में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसके अंदर बहुत सारे मालिक ने पार्टिसिपेट किया था। और दुनिया जो है वो 677 बिलियन मैन पावर आवर्स जाया कर रही है इस वजह से, हीट की वजह से। और ये जो 677 बिलियन आवर्स हैं, इनकी वजह से पूरी दुनिया को एक साल में 82 ट्रिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर का नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो ये बात आपने याद रख लेनी है। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, इन्होंने इत्तेफाक किया है कि ये ज्वाइन करेंगे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ को। कब? 29 मार्च को एज अ डायलॉग पार्टनर। तो एससीओ एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया जो है वो डायलॉग पार्टनर के तौर पे पार्टिसिपेट अब करेगा। और ये सऊदी अरेबिया ने ऐलान किया है 29 मार्च को। और इसके अलावा जो डायलॉग पार्टनर है एससीओ के, वो इजिप्ट है, कतर है और ईरान है। एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एब्रीवेशन है। ये 15 जून साल 2021 है, इसमें इनका जो है वो लास्ट समिट हुआ था। और इंडिया, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान एससीओ का हिस्सा हैं। जबकि इंडिया और पाकिस्तान जो है वो इसका हिस्सा बाद में बने थे। जबकि इनिशियली इसका हिस्सा थे चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान। पिछले दिनों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक लिस्ट बनाई है यूएस टॉप 15 वुमेन फेथ लीडर्स की। उन टॉप 15 वुमेन फेथ लीडर्स में एक पाकिस्तानी नयाद खातून भी शामिल हैं। उस पाकिस्तानी नयाद खातून का नाम है डॉक्टर फराह अब्बासी। विच कंट्रीज हैव बीन डिक्लेयर्ड एज मलेरिया फ्री बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में किन दो ममालिक को मलेरिया फ्री करार दिया है? तो वो दो ममालिक हैं आजरबाईजान और ताजिकिस्तान। जबकि कितने ममालिक अब तक डब्ल्यूएचओ ने मलेरिया फ्री करार दिए हैं? तो वो टोटल बनते हैं 42 कंट्रीज। पाकिस्तान के अंदर कितने मलेरिया के केसेस रिपोर्ट हुए हैं साल 2022 में? तो ऑफिशियल जो आदाद शुमार है उनके मुताबिक पाकिस्तान में 3.4 मिलियन केसेस रिपोर्ट हुए हैं मलेरिया के। और जो मलेरिया फ्री टारगेट पाकिस्तान ने सेट कर रखा है, उसके मुताबिक पंजाब का टारगेट 2025 तक है, केपी सिंध और बलोचिस्तान का टारगेट 2030 का है, और पूरे पाकिस्तान का टारगेट 2035 का है। मेरी दुआ है और ख्वाहिश है कि पाकिस्तान मलेरिया फ्री हो जाए 2035 के लिए। लेकिन मुझे ये लगता नहीं है ज़ाती तौर पे जो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है, क्योंकि हमारी तरजीहात कुछ और हैं। पाकिस्तान में ये नहीं जाने वाला इतना आसानी से।
बहरहाल हमारी तो ये दुआ है कि पाकिस्तान मलेरिया फ्री हो। तो ये मलेरिया फ्री डेवलपमेंट हुई है पिछले वीक के अंदर, तो उसके मुतालिक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। नेम द एयरपोर्ट्स विच आर बीइंग आउटसोर्सिंग बाय पाकिस्तान। जैसे मैंने पीछे आपको बताया था कि पाकिस्तान एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करने जा रहा है। उन 3 एयरपोर्ट्स के नाम हैं लाहौर एयरपोर्ट, कराची एयरपोर्ट और इस्लामाबाद एयरपोर्ट। और ये जो आउटसोर्सिंग का प्रोजेक्ट है ये पाकिस्तान ने हैंड ओवर किया है। ईसीसी ने अपनी इजलास के अंदर, एक कमेटी ने जो अप्रूवल दी है वो वर्ल्ड बैंक का एक इदारा है आईएफसी, उसको हैंड ओवर करने हैं आउटसोर्सिंग के लिए। और इसके अलावा जो नेशनल इम्यूनाइजेशन सप्लाई प्रोग्राम है पाकिस्तान का, उसने डाटा पब्लिश किया और उस डाटा के मुताबिक जो इम्यूनाइजेशन है चाइल्ड की, यानी बच्चों की जो कुव्वत मुदाफियत है उसके अंदर काफी इजाफा देखने में आया है। और ये पहले 29% था और अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट पब्लिश हुई है इस रिपोर्ट के मुताबिक ये 29% से बढ़ के 68% तक जा चुकी है कुव्वत मुदाफियत बच्चों की। जबकि 2023 का जो टारगेट है वो 85% है और 2024 के लिए जो टारगेट रखा गया है वो 95% बच्चे जो हैं वो कुव्वत मुदाफियत रखने वाले होंगे साल 2024 तक। ये टारगेट सेट किया नेशनल इम्यूनाइजेशन सप्लाई प्रोग्राम ने। व्हेन डिड बलूचिस्तान असेंबली पास रेजोल्यूशन टू इंक्रीज वुमेन जॉब कोटा। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का ये क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरीके के जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं ये अक्सर पेपर्स में पूछे जाते हैं कि खवातीन की जॉब्स के लिए कोटा कितना है बलूचिस्तान के लिए। तो मौजूदा कोटा है 5% और इस कोटा को बढ़ाने के लिए करारदाद पास की है बलूचिस्तान असेंबली ने। और ये करारदाद पास की है 30 मार्च को। और एग्जिस्टिंग कोटा 5% है, जबकि इस रेजोल्यूशन के मुताबिक अब कोटा बढ़ा के 33% कर दिया जाएगा। व्हेन विल नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट विल स्टार्ट इट्स ऑपरेशन अगेन। नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर काम बंद हो गया था, पिछले साल टनल कोलैप्स हो गई थी, उसकी वजह से अब ये दोबारा अपना काम जारी करेगा एक रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2023 में। नीलम झेलम प्रोजेक्ट जो है ये हाइड्रो प्रोजेक्ट 969 मेगावाट का एक हाइड्रो प्रोजेक्ट है, जिसकी जो कैपेसिटी है वो 969 मेगावाट जनरेशन कैपेसिटी है। उसके बाद है जी, हाउ मच आईटी एक्सपोर्ट्स इन पाकिस्तान हैव बीन इंक्रीज इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023। साल 2023 के माली साल 2022-23 के पहला जो क्वार्टर है उसके में कितनी इंक्रीज हुई है पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स को लेके, तो 1.72% इंक्रीज देखने में आया है। नेक्स्ट उसके बाद है, सॉरी ये हम यहाँ पे, हु हैज द मोस्ट फॉलोअर्स ट्विटर ऑन ट्विटर अकाउंट। सबसे ज्यादा फॉलोअर्स वाला ट्विटर अकाउंट इस वक्त दुनिया में किसका है, तो वो इलॉन मस्क हैं जो कि स्पेस एक्स के मालिक हैं और इसके अलावा जो उनकी कारों की कंपनी है टेस्ला उसके भी जो है वो मालिक हैं। और इलॉन मस्क बड़े खबरों के अंदर मशहूर रहते हैं। इन्होंने रिसेंटली सबसे ज्यादा फॉलोअर्स रखने का एजाज हासिल कर लिया ट्विटर का, और ये ट्विटर भी इन्होंने खरीद दिया था। और बाराक ओबामा इसके बाद जो दूसरी ऐसी शख्सियत है जिनके ट्विटर के ऊपर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं। हु डिलीवर्ड द फर्स्ट स्पीच बाय मोनार्क इन जर्मन पार्लियामेंट। जर्मन पार्लियामेंट में सबसे पहले कौन से बादशाह को खिताब करने का एजाज हासिल हुआ है, तो वो किंग चार्ल्स सोम जो हैं, ये पहले ऐसे मोनार्क हैं जिन्होंने डायरेक्टली जो है वो जर्मन पार्लियामेंट में खिताब किया। और ये तकरीबन 27-28 मिनट की तकरीर थी जो कि मुकम्मल तौर पर जर्मन जुबान के अंदर की गई थी किंग चार्ल्स की तरफ से, और ये 30 मार्च 2023 को हुई थी। व्हाट वाज द जर्मन नेम ऑफ रॉयल फैमिली पोस्ट वर्ल्ड वार। वर्ल्ड वार से पहले जब हालात नॉर्मल थे यूके और जर्मनी के दरमियान, तो उस वक्त जो है वो जर्मन के साथ इनके अच्छे ताल्लुकात थे रॉयल फैमिली के। तो उस वक्त रॉयल फैमिली को जर्मन एक नाम से पुकारा जाता था, वो नाम है सैक्स कोबर्ज एंड गोथा। ठीक है। जर्मन पार्लियामेंट का नाम बुंदस्ताग है। और व्हेन डिड ईरान फाइल अ केस अगेंस्ट यूएसए इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ईरान ने एक केस फाइल किया था यूएसए के खिलाफ, क्योंकि यूएसए ने ईरान के सेंट्रल बैंक के जो रिजर्व्स हैं वो सीज कर दिए थे। ये केस कब फाइल हुआ था, ये 2016 में हुआ था। कितने एसेट्स ईरान के सेंट्रल बैंक के यूएसए ने ब्लॉक कर रखे हैं, तो वो 2 बिलियन यूएस डॉलर्स हैं। और इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसने ईरान की जो बिड है उसको रिजेक्ट कर दिया है। यानी ईरान ने तो ये केस फाइल किया था कि हमें हमारा पैसा वापस दिया जाए, जबकि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसने एक फैसला दिया है, उस फैसले में उन्होंने ईरान की ये जो बिड है इसको रिजेक्ट कर दिया और इस चीज का ऐलान किया कि ईरान को ये पैसे वापस नहीं मिलेंगे। और ये फैसला कब हुआ है, 30 मार्च 2023 को हुआ है। उसके बाद है यूएसए जब यहां से अफगानिस्तान से चला गया था तो पीछे उसने तकरीबन 73 बिलियन यूएस डॉलर के जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं, जिसके अंदर मिलिट्री बेसेस हैं, मिलिट्री के से रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं, हथियार आ जाते हैं, तमाम बारूदी मवाद आ जाता है, वो तकरीबन 73 बिलियन यूएस डॉलर का असला साजी का सामान बचता है जो कि यूएसए यहाँ छोड़ के भाग गया है। व्हेन डिड प्राइम मिनिस्टर विदड्रॉ केस अगेंस्ट जस्टिस काजी फाइज ईसा।
तो जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ पीएम ने यानी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने 30 मार्च 2023 को केस वापस लेने का ऐलान किया है। व्हेन डिड पीटीआई गवर्नमेंट फाइल्ड अ रेफरेंस अगेंस्ट काजी फायज ईसा? काजी फायज ईसा के खिलाफ पीटीआई की गवर्नमेंट ने केस कब फाइल किया था? तो मई 2019 में फाइल किया था। व्हेन डिड 10 मेंबर सुप्रीम कोर्ट बेंच डिक्लेयर्ड काजी फायज ईसा, क्लियर्ड काजी फायज ईसा? और इस केस के खिलाफ समाअत हुई थी 10 रुकनी सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच था, उन्होंने काजी फायज ईसा को क्लियर करार दिया था जून 19 2020 को। व्हेन डिड नेशनल असेंबली पास सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर बिल 2023? आपको पता है कि पिछले हफ्ते कौमी असेंबली के अंदर एक बिल पास हुआ है जिसे सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर बिल कहते हैं। और ये बिल पास कब हुआ है कौमी असेंबली में? ये बिल पास हुआ है 29 मार्च 2023 को। और इस बिल के अंदर मोहसन दावर ने 2 तरमीम जो है वो की थी। उन 2 तरमीम में से एक तरमीम जो है वो बहुत अहम है, वो ये है कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ सो मोटो लिया गया था माजी में चीफ जस्टिस साहिबान की तरफ से, उनको अब अपील का हक मिल गया है, जिसमें नवाज शरीफ, यूसुफ गिलानी, जहांगीर तरीन, ये सब लोग शामिल हैं। व्हेन डिड सेनेट पास सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर बिल 2023? तो सुप्रीम कोर्ट का जो बिल है वो कौमी असेंबली में पास होने के बाद अगले दिन यानी 30 मार्च को सेनेट ने भी पास कर लिया था। अंडर विच आर्टिकल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान टेक सो मोटो? तो ये आर्टिकल 184/3 है, जिसकी शिक 3 है 184 की, जिसके तहत सो मोटो लिया जाता है। हु इज द फर्स्ट फॉरेन जर्नलिस्ट टू बी डिटेन्ड बाय रशिया ऑन सस्पिशन ऑफ स्पाइंग पोस्ट कोल्ड वार? ठीक है, रशिया के जब ये यूएसएसआर होता था, इसके टूटने के बाद यानी तकरीबन 1979 आप कह लें, 1979 से लेके 2023 तक पहला ऐसा सहाफी कौन सा है जिसको रशिया की फोर्सेस ने डिटेन कर लिया है इस इल्जाम के ऊपर कि वो अमेरिका के लिए जासूसी कर रहा है? तो उस सहाफी का नाम है इवन गर्शकोविच और ये यूएसए से ताल्लुक रखते हैं और 30 मार्च साल 2023 को रशिया ने इन्हें हिरासत में लिया है। हाउ मेनी फोर्स्ड फेथ कन्वर्जन केसेस हैव बीन रिपोर्टेड? तो जो फोर्स्ड फेथ कन्वर्जन केसेस हैं यानी जो जबरी तौर पे मजहब में तब्दीली की जाती है, उसमें केसेस के अंदर पिछले दिनों काफी इजाफा देखने में आया है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन जो है ये अब पहले की निस्बत जो है वो 21% इन केसेस के अंदर इजाफा देखने में आ चुका है। Which section of Pakistan Penal Code is inconsistent with 1973 Constitution? पिछले दिनों लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान पिनल कोड के एक सेक्शन को इनकंसिस्टेंट करार दिया है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन से। वो है 124A, इस जिसे सेडेशन लॉ भी कहा जाता है। Average life expectancy across Pakistan is reduced by 2.7 years due to air pollution. जो फिजाई आलूदगी है उसकी वजह से पाकिस्तान में जो एक्सपेक्टेंसी जो एवरेज लाइफ है उसके अंदर 2.7 सालों की कमी देखने में आ रही है, यानी फी पर्सन 2.7 साल औसत उम्र कम हो रही है एयर पोल्यूशन की वजह से पाकिस्तान में। करंटली कौन है सीईओ एयर क्वालिटी इंडेक्स के? तो वो फ्रैंक हैमस हैं। और विच इज फर्स्ट यूएन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? यूएन के जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनमें पहला गोल क्या है? उसमें पहला गोल है इरेडिकेटिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी। और पॉवर्टी लाइन पाकिस्तान के लिए जो सेट की गई है वो फिजिकल ईयर 2019 वाली चल रही है, वो 3,757.85 रुपए पर अडल्ट पर मंथ। यानी अगर एक अडल्ट एक महीने में 3,757.85 रुपए कमा रहा है तो ये सेट की गई है पावर्टी लाइन। इससे नीचे जो होगा वो पावर्टी लाइन में आएगा। इंटरनेशनल पावर्टी लाइन जो है वो 2.15 यूएसडी पर पर्सन पर डे, एक दिन में 2.15 यूएस डॉलर तकरीबन कम से कम होने चाहिए। और पावर्टी हेड काउंट रेशो जो पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल पावर्टी लाइन के मुताबिक वो है 3.9%। फिजिकल ईयर 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक 3.9% जो है वो ये पावर्टी हेड काउंट रेशो है पाकिस्तान में। विच कंट्रीज डिक्लेयर्ड एज मोस्ट फिलांथ्रोपिस्ट इन वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2022? वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2022 के मुताबिक दुनिया भर में सबसे ज्यादा खैरात करने वाला मुल्क कौन सा है? तो वो इंडोनेशिया है। और पाकिस्तान की रैंकिंग इसके अंदर 107 है आउट ऑफ 119। और करंट इन्फ्लेशन रेट जो पाकिस्तान के अंदर है वो अपनी तारीख का सबसे हाईएस्ट है, वो 45.36% है। पब्लिक डेप्ट टू जीडीपी रेशो इंक्रीज? पाकिस्तान में जो पब्लिक डेप्ट है, जो पब्लिक कर्जा है और उसकी और जीडीपी के दरमियान जो रेशो है वो 71.5% से इंक्रीज करके 73.5% हो गई है। 2021 में ये 71.5% थी, अब 73.5% हो गई है। करंट पर कैपिटा जो डेप्ट है यानी पाकिस्तान में जो फी बंदा है उसके वो कितने कर्जे का सामना है? तो वो 2,25,247 रुपए बनते हैं। व्हेन डिड रशिया साइंड इट्स न्यू फॉरेन पॉलिसी? तो रशिया ने 30 मार्च को अपनी नई फॉरेन पॉलिसी साइन की है, जिसके मुताबिक न्यू दिल्ली और बीजिंग को बहुत ही क्लोज एलाय बताया गया है। ट्रेड एंड ट्रैवल एक्टिविटीज बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना थ्रू खुंजराब पास विल रिज्यूम फ्रॉम? पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो ट्रेड एंड ट्रैवल एक्टिविटीज हैं वो खुंजराब पास की दोबारा
खुलने जा रही हैं। ये 3 अप्रैल 2023 को होने जा रहा है। कोरोना की वजह से इनके ऊपर पाबंदी लगी थी। फर्स्ट ट्रेड एक्टिविटी बिटवीन पाकिस्तान चाइना अंडर सी पैक के अंडर पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो पहली ट्रेड एक्टिविटी थी वो कब हुई थी? तो ये नवंबर 2016 में हुई थी थ्रू कराक्रम हाईवे। और हु हैज होस्टेड द मीटिंग ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ एससीओ? सार्क ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की मीटिंग है उन्हें इंडिया ने होस्ट किया है। इंडिपेंडेंस डे ऑफ बांग्लादेश जो है ये 26 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद है वर्ल्ड जो थिएटर डे है ये 27 मार्च को मनाया जाता है। और इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट जो है ये 30 मार्च को मनाया जाता है। जबकि इंटरनेशनल ड्रग चेकिंग डे जो है ये 31 मार्च को मनाया जाता है। तो ये जी एक इंतहाई कॉम्प्रिहेंसिव आपके साथ मैंने वीडियो शेयर की है करंट अफेयर से रिलेटेड, इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर से रिलेटेड, जिसमें इंशाल्लाह न सिर्फ आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्टों में मदद मिलेगी बल्कि आपको ऑब्जेक्टिव टेस्टों में भी मदद मिलेगी। आपको इंटरव्यूज के अंदर भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किया करें। नई अपडेट के लिए हमारे साथ रहें। अपना ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज।